प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम ये जानते हैं कि सभी जीव, चाहे वह एक छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव हो या इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही करता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। तो आइए आज हम कोशिका के इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य रहेंगे कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन करना, कोशिका विभाजन को परिभाषित करना, सूत्री विभाजन का सचित्र वर्णन करना, छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना। इसके साथ साथ जीव विज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में सहसंबंध करने और अनुप्रयोग में लाने का भी हम प्रयास करेंगे। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं की ही नहीं वरन सभी सजीवों की एक विशेषता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है। इस प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर के दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। एक पैतृक कोशिका और उसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर के इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है और संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम, जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर के दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे ही हम कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र अर्थात डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र को आप ध्यान से देखिए। एक विशुद्ध यूकैरियोटिक कोशिका चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका में सूत्री विभाजन है, जिसमें कोशिका संवर्धन सूत्री विभाजन द्वारा होता है तथा कोशिका लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। उदाहरण के लिए, यीस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। पुनः स्क्रीन पर दिखाए गए इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं। पहली अंतरावस्था, जिसे हम इंटरफेज कहते हैं, और दूसरी एम प्रावस्था, जिसको हम माइटोसिस फेज कहते हैं। सूत्री विभाजन अर्थात एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की ही प्रावस्था को व्यक्त करता है। विद्यार्थियों, ये ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में
कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। एम प्रावस्था का प्रारंभ केंद्रक के विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है। इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस के साथ ही होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों ही होते हैं। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था, जिसको हम जीवन फेज कहते हैं। दूसरी संश्लेषण प्रावस्था, जिसको एस फेज कहते हैं। और तीसरी पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था अर्थात G2 फेज कहते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र को ध्यान से देखिए। पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था अर्थात G1 फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता है। एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर के 4C हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि G1 प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है अर्थात 2N गुणसूत्र है, तो S प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जो G1 अवस्था में थी अर्थात 2N ही होगी। प्राणी कोशिका में S प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, जैसे हृदय कोशिका और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदाकदा विभाजित होती हैं। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, G1 अवस्था से निकल करके निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था या G0 कहते हैं। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लेकिन ये विभाजित नहीं होती है। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित अर्थात डिप्लॉयड कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में दिखाई देता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जहां हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियां। अब आप एक छोटा सा चिंतन मनन कीजिए। पहले से पढ़े हुए पादपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरणों को याद करते हुए ऐसी पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप प्याज की जड़ की शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका में सूत्री विभाजन का अध्ययन तो कर ही चुके होंगे। इसकी प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं। क्या आप बता सकते हैं
कि G1 अवस्था, S अवस्था एवं M प्रावस्था के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? यदि कोशिका में M प्रावस्था के बाद DNA की मात्रा 2C है तो G1, S तथा G2 प्रावस्था के बाद इसकी कितनी मात्रा होगी? अब तक सीखी गई कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं के आधार पर अपने साथियों में इस पर चर्चा कीजिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। हमारी जिज्ञासा पुनः चिंतन मनन की ओर प्रेरित करती है कि पादप और प्राणी अपने जीवन काल में कैसे वृद्धि करते हैं। क्या पौधों में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधों एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती हैं? क्या आप उच्च कोटि के पादप में उस ऊतक का नाम व स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन में विभाजित होती रहती हैं? शीर्षस्थ कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसीलिए इन्हें विभाज्योतकी ऊतक कहते हैं। इनको हम मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं अंग्रेजी में। क्या प्राणियों में भी ऐसा ही होता है या इसी प्रकार के विभाज्योतकी ऊतक मिलते हैं? अपने साथियों में इस पर चर्चा कीजिए और समूह चर्चा द्वारा सीखने का आनंद लीजिए। अब हम कोशिका चक्र में सूत्री विभाजन अर्थात M प्रावस्था का अध्ययन करेंगे। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसके विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। सूत्री विभाजन अर्थात M प्रावस्था कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसे समविभाजन भी कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ये हैं: पहली पूर्वावस्था जिसे हम प्रोफेज कहते हैं, दूसरी मध्यावस्था अर्थात मेटाफेज, तीसरी पश्चावस्था अर्थात एनाफेज और चौथी अंत्यावस्था जिसे हम टेलोफेज कहते हैं। आप स्क्रीन पर चित्र को देखिए। अंतरावस्था की S व G1 अवस्था के बाद पूर्वावस्था अर्थात प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। S व G1 अवस्था में DNA के नए सूत्र बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे हुए होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। तारक काय व तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की S प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर के ठोस गुणसूत्र बन जाता है। दूसरा, गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। तीसरा, अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुणन हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकिरित करता है जिसे तारक या एस्टर कहते हैं। ये तंतु व तारक मिलकर के समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें गोल्जी काय, अंतर्द्रव्यी जालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। चित्र में देखिए, इस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है
और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं अर्थात काइनेटिकोर हैं जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित हो रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वहीं इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। मध्यावस्था की मुख्य विशेषता है, पहली, तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ा रहते हैं। दूसरा, गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कु तंतु से जुड़ जाते हैं। कोशिका के सूत्री विभाजन के इस क्रम में अब पश्च पूर्वावस्था प्रारंभ होती है। स्क्रीन पर चित्र को देखिए। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। पश्चावस्था की ये विशेषताएं हैं कि पहली, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। दूसरा, अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। स्क्रीन पर दर्शाए गए चित्र को देखिए। सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं असंघनित होकर के अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है। वह अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। अंत्यावस्था की मुख्य घटनाएं हैं, पहली, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। दूसरी, गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तीसरा, केंद्रका, गौल्जिकाय व अंतर्द्रव्यी जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। विद्यार्थियों, सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथकन होता है जिसे केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब आप स्क्रीन पर दर्शाए चित्र में देखिए। कोशिका विभाजन के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। खांचों के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बट जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं, अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की
भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अर्थात लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसे बहुकेंद्रकी कोशिका को संघ कोशिका कहते हैं। उदाहरण के लिए नारियल का पानी आपने देखा होगा, तो ये नारियल का तरण भ्रूण कोश जो है इसी का उदाहरण है। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कोशिका चक्र के बारे में और सूत्री विभाजन के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसकी एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर के दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। उन अवस्थाओं को जिनके अंतर्गत कोशिका का एक विभाजन से दूसरे विभाजन की ओर गुजरती हैं उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र में दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक अंतरावस्था कोशिका विभाजन की तैयारी की अप्रावस्था तथा दूसरी सूत्री विभाजन अर्थात कोशिका विभाजन का वास्तविक समय। अंतरावस्था को पुनः G1, S तथा G2 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। G1 प्रावस्था में कोशिका सामान्य उपापचयी क्रिया संपन्न करते हुए वृद्धि करती है। इस अवस्था में अधिकांश अंगकों का द्विगुणन होता है। S प्रावस्था में DNA प्रतिकृति व गुणसूत्र द्विगुणन होता है। G2 प्रावस्था में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। सूत्री विभाजन को चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था व अंत्यावस्था। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन को समविभाजन भी कहते हैं, जिसके द्वारा संतति कोशिका में पितृ कोशिकाओं के समान गुणसूत्रों की संख्या बरकरार रहती है। अब आपने आज जो भी सीखा है इसका मूल्यांकन करने के लिए हम आपको कुछ अभ्यास दे रहे हैं। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको नोट कीजिए और उनके उत्तर ढूंढिए। पहला प्रश्न है, स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है? दूसरा, जीव द्रव्य विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न, अंतरावस्था में होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न, कोशिका चक्र का G0 अर्थात प्रशांत प्रावस्था क्या है? पांचवा प्रश्न, सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं? छठा प्रश्न, कोशिका चक्र की उस अवस्था का नाम बताएं जिसमें निम्न घटनाएं संपन्न होती हैं। नंबर 1, गुणसूत्र तर्कु मध्यरेखा की तरफ गति करते हैं। नंबर 2, गुणसूत्र बिंदु का टूटना व अर्धगुणसूत्र का पृथक होना। नंबर 3, समजात गुणसूत्रों का आपस में युग्मन होना। नंबर 4, समजात गुणसूत्रों के बीच विनिमय का होना। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में आपने कोशिका चक्र व समसूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन किया है। आप इसका पाठन करें, मनन करें और स्वाध्याय करते रहें और अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।